उस रात का वो किस्सा किताबों में रह गया था। गैस की तबाही से एक शहर ढह गया था। बिल्कुल, आज 3 दिसंबर है और 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात एक हादसा हुआ जिसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। कहाँ भोपाल, नवाबों की ये नगरी, नवाबों का ये शहर, झीलों की ये नगरी अपनी अलग ही तहजीब के लिए जानी जाती थी, लेकिन उस रात के किस्से ने इस इतिहास के पन्नों में काली स्याही से उस अध्याय को लिख दिया। उस रात यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसना शुरू हुई थी, जिसने देखते ही देखते भोपाल की आधी आबादी को मौत की नींद सुला दिया। जो उस रात सोया वो सोता ही रह गया और जो जागा उसकी आंखों में अंधेरा कुछ यूं बसा कि वो आज भी सवेरा नहीं देख पाया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 यानी आज से ठीक 37 साल पहले दर्दनाक हादसा हुआ था, इतिहास में जिसे भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नाम के कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई और जिससे आज भी लाखों लोग पीड़ित हैं। कई लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए, जो आज भी त्रासदी की मार झेल रहे हैं। अब भी कई लोग ऐसे हैं जो उचित मुआवजा और न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इन्हीं की मदद के लिए भोपाल में गैस पीड़ित कल्याण एक विभाग है, जिसे संभाल रहे हैं आज हमारे साथ जो विशेष रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष अतिथि अमित निगम जी, डिप्टी कमिश्नर गैस पीड़ित कल्याण भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अमित जी, एक बार फिर से मुझे लगता है दर्शकों को जिस तरह से मैंने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से 2 से 3 आज भी जब उस वाक्य का जिक्र होता है, उस रात की जब भी बात होती है, हम भले ही प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, भुक्तभोगी नहीं थे, लेकिन अगर उन भुक्तभोगियों का दर्द सुनते हैं तो हम सबकी आंखों में पानी आ जाता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी जो वेदना है, जो व्यथा है, या जो उनके साथ हुआ है, तो हम लोग न्याय की अवश्य बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि केवल उनकी एक सहायता जो है हम करने की स्थिति में है। न्याय, उनके साथ इतना अन्याय हुआ है कि न्याय की तो बात सोची भी नहीं जा सकती, और उनकी वेदना के लिए कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है जिसमें उसको अभिव्यक्त किया जा सके। ये विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, एक इंडस्ट्रियल मैसेकर था। इसलिए जो उनके साथ उनकी जितनी भी मदद की जा सके उसके लिए प्रयास होने चाहिए, और उसके लिए प्रयास जो है हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारें, और जब भी आवश्यक होता है हमारी जुडिशरी द्वारा किए गए हैं, और प्रयास लगातार अभी तक जारी है। और न केवल गैस पीड़ितों के लिए बल्कि उनकी जो जनरेशन आई और जो जनरेशन हैं, और आज भी हमारे समाज में एक बात बनती है कि ट्रिब्यूनल अभी भी काम कर रहा है, अभी भी मुआवजा बांटा जा रहा है। तो ये केवल गैस पीड़ितों के लिए नहीं है, बल्कि जिनको उचित मुआवजा उस समय नहीं मिल पाया उनकी पीढ़ियों के लिए भी, और उनकी पीढ़ियों को होने वाली बीमारियों के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसलिए ये कार्य अनिवार्य रूप से, निरंतर रूप से चल रहा है। बिल्कुल। अमित जी, मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि आपका विभाग क्या काम करता है, लेकिन उससे पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उस कीटनाशक दवा बनाने के लिए जो काम किया जा रहा था, जो गैस थी, और वो गैस जब रिसी तो हज़ारों लोगों को लील के चली गई, वो तो किस तरह की बीमारियां अभी भी वर्तमान में देखने को मिल रही, क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि भोपाल की उस मिट्टी में अभी भी कहीं ना कहीं बीमारी के कण दबे हुए हैं, वो अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। उस समय जो गैस लीक हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, और उस समय वो एक ऐसा नया केमिकल कंपाउंड था जिसके एंटीडोट के बारे में
वैज्ञानिक जगत में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से उसके इल इफेक्ट्स को, दुष्प्रभावों को रोका जाए। और ये बड़ा ही खतरनाक केमिकल था जिसका उपयोग जो है एक 7 नाम का पेस्टिसाइड जो यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जाता था, उसमें एक इंटरमीडिएट केमिकल के रूप में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का उपयोग किया जाता था। और उसके टॉक्सिक्स और एब्नॉक्सियस जो इफेक्ट थे उसके बारे में दुनिया को कोई विशेष जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि जब लोगों के आईज पर, लोगों के लंग्स पर, लोगों के स्किन पर जब उस गैस का इन्फ्लुएंस चालू हुआ तो हमारे डॉक्टर जो है वो आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी किस प्रकार का ट्रीटमेंट इस स्थिति में दिया जाए। जब ये MIC गैस जो है फैक्ट्री की चिमनी से लीक होकर क्लाउड बनाकर पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई थी और वाटर बॉडीज में, तालाब में और अन्य जगह पानी में भी घुल गई थी, ऐसी स्थिति में जब आइस का एक्सपोजर हुआ तो कॉर्नियल ओपेसिटी नाम की बीमारी, जिसमें आंखों की झिल्लियों से जो है लोगों को धुंधला दिखने लगा, कम दिखने लगा, आंखों से पानी आना, और साथ में जो लंग्स की बीमारियां हैं, खासकर पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बीमारी जो है, ब्रोंकियल अस्थमा की बीमारी जो है, वो उन बीमारियों ने जो है लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और इस बुरी तरह से लंग्स को, आइस को प्रभावित किया कि जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि लगभग 3000 मौतें उसी दिन जो है हो गई थी। और उसके बाद जो है वो लगातार लोग जो है इसके दुष्प्रभावों से भी निधन होता रहा लोगों का, और परिणाम स्वरूप एक समय जो संख्या 5000 से ऊपर पहुंच गई। और जो मेरे ट्रिब्यूनल में आंकड़े हैं तो आज तक हम देखते हैं कि 10 लाख से लोगों के क्लेम जो है वो डिसाइड किए जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इतने लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा है और पीढ़ियों पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति जो है उसका निर्माण जो है हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब बीमारियां केवल लंग्स और आइस तक सीमित नहीं थी, यहाँ तक कि हाइपर एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर भी इसका परिणाम हुए थे। और कैंसर की दर भी जो है भोपाल में बढ़ी है। हालांकि क्लिनिकल तौर पे जो उसका कोरिलेशन मिड गैस के साथ स्थापित नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो इवन साइकोसोमेटिक डिसीज जिसको हम कहते हैं, साइकोसोमेटिक डिसीज का हमारा मतलब ये है कि जो हमें ट्रॉमा हुआ, मानसिक ट्रॉमा हुआ, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, तो साइकोलॉजिकल चीज के परिणाम स्वरूप जो शारीरिक अफेक्ट आए वो भी लोगों में देखने को मिले। तो यहाँ तक कि जो हमारा जो ऑफिस ऑफ वेलफेयर कमिश्नर है जो कि डिसाइड करता है, तो 1985 की जो स्कीम है और मेडिकल जो स्कीम्स है उसमें जो प्रावधान है उसमें साइकोसोमेटिक डिसीजेस के लिए भी कंपनसेशन, प्रोरेटा और एक्सक्रीसिया जो है इस प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प जो है वो अवेलेबल कराई जाती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली लोगों की उस मदद की जिसके लिए गैस पीड़ित कल्याण विभाग काम कर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे इस वक्त, और ख़ास तौर से आज का दिन मुझे ऐसा लगता है खास कहा जाए शब्द नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं के लिए हम जैसे लोगों के पास शब्द नहीं होते। किस तरह से मदद कर रहा है आपका विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा किस तरह से मदद की जा रही है, वर्तमान में कौन सी चीज़ों को अपडेट किया गया है, कौन सी चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है उनकी मदद के लिए, इसकी जानकारी ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाइए। ये जब हम लोग जानते हैं कि जब मुआवजे की लड़ाई चल रही थी तो यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध जो है भारत सरकार ने गैस विक्टिम्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने आप को स्थापित किया, और इसलिए उन्होंने 1985 में जो है गैस लीक डिसास्टर एक्ट पारित किया, जिसमें कि भारत सरकार जो है गैस विक्टिम्स की प्रतिनिधि बन गई। और उसको हमारे कोर्ट्स ने भी अपहोल्ड किया
कि भारत सरकार चूंकि गैस विक्टिम स्वयं अपने क्लेम मांगने में समर्थ नहीं है, इसलिए भारत सरकार जो है उनकी तरफ से मुआवजा जो है यूनियन कार्बाइड से लेने की कार्रवाई कर सकती है। भारत सरकार ने पहले न्यूयॉर्क कोर्ट में कार्रवाई की थी, फिर मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में ट्रांसफर हुआ था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल ने 350 करोड़ रुपए का इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर किया था। और बाद में हाई कोर्ट ने उसे 250 करोड़ कर दिया था, किंतु सुप्रीम कोर्ट में अंतिम लड़ाई में कुल मुआवजा 750 करोड़ का जो है वो यूनियन कार्बाइड को मजबूर किया गया देने के लिए। और जब वो मुआवजा प्राप्त हुआ तो जो ऑफिस ऑफ वेलफेयर कमिश्नर है, ये जो है यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत जो एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है, उसके अंतर्गत इसको एक डिपार्टमेंट का दर्जा मिला और इसके हेड के रूप में हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो एक ऑनरेबल जस्टिस होते हैं उनको कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। और वो कमिश्नर के अंतर्गत जो है ट्रिब्यूनल्स काम करते हैं, जैसे कि डिप्टी कमिश्नर का जो ट्रिब्यूनल है वो भी काम करता है, एडिशनल कमिश्नर का ट्रिब्यूनल है वो भी कार्य करता है। और उनको जो भी क्लेम्स आते हैं गैस विक्टिम्स के, उनको डिसाइड किया जाता है। अभी जैसा आपने कहा कि क्या एड ऑन हुआ है, तो अभी जो हमारे गैस विक्टिम्स को जो कैंसर और रीनल फेलियर की बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए नई एक्सक्रीसिया स्कीम आई है। और उस एक्सक्रीसिया स्कीम में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी गैस विक्टिम यदि उसको कैंसरस कोई बीमारी होती है या रीनल कोई बीमारी होती है, भले ही उसका कोई भी संबंध मिड गैस से ना हो, उस कैंसर या रीनल रोग का कोई भी कारण मिड गैस के कारण ना भी हो, तब भी जो है गैस विक्टिम को 2 लाख तक का मुआवजा जो है वो ट्रिब्यूनल की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ही ऑर्डर करके भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल को एक ट्रस्ट के माध्यम से स्थापित किया था। तो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है। वहां पर यह व्यवस्था की गई है कि गैस विक्टिम्स के हम जो हैं वो क्या करते हैं कि स्मार्ट कार्ड तैयार करते हैं और जो हमारे ट्रिब्यूनल से जो भी व्यक्ति सर्टिफाई हो जाता है, जिसको कंपनसेशन प्रोरेटा एक्सक्रीसिया की राशि मिल जाती। हाँ जी, अमित सर, एक ज़रूरी बात ये जानना हम ज़रूर चाहेंगे कि जिस तरह से सुविधाएं होती हैं और जिस तरह से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी गैस पीड़ित है, जो उनका परिवार है, वो इसका मुआवजा उन्हें मिलता रहे समय समय पर, लेकिन पैरेलल अगर इसके समानांतर हम बात करें, धोखाधड़ी की खबरें भी बहुत सुनने में आती है। तो किस तरह से सच्चाई की जांच की जाती है ताकि जो भुक्तभोगी है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हीं को, मतलब जो जिन्होंने इस पीड़ा को सहन किया है, वही वो सही तौर पर उसको मदद मिल सके। जिस तरह से अमित सर हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, दर्शकों एक बार फिर से बता दें हम कि 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात की वो बात थी जब भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी, कोई भी नाम इसको किसी भी नाम से पुकारा जाता, लेकिन कुछ लोगों के नामों का जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उनमें से एक ख़ास नाम आता है जब भी कोई मीडिया की जो जिम्मेदारी होती है, आप सभी जानने लगे होंगे, अब चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी होती है कि सरकार को भी आगाह करना, जनता को भी बताना, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह की अगर विशेष मैं हादसे की बात करना चाहूँ तो इस गैस कांड को रोकने के लिए भी एक खबर को प्रमुखता से उठाया गया था और वो नाम है राजकुमार केसवानी का। जी हाँ, मैं उस वरिष्ठ पत्रकार की बात करी जिनको हमने हाल ही में खो दिया, राजकुमार केसवानी, जिन्होंने ये अभी जो तस्वीर में आप देख पा रहे हैं वो तो वॉरेन एंडरसन है, वो यही दरअसल प्रमुख और मुख्य आरोपी हैं इस कारखाने के जो प्रबंध जितने भी संचालक थे
उसमें प्रमुख नाम जो लिया जाता है वो वॉरेन एंडरसन का है। और जिनका मैं जिक्र कर रही थी, वरिष्ठ पत्रकार का, अमित जी भी शायद सहमत होंगे इस बात से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित जी, कि राजकुमार केसवानी जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तस्वीर के सामने रहे और इस तस्वीर के पीछे जो बोलते हैं कि बैकग्राउंड में जिन्होंने काम किया, जिन्होंने जब इस घटना के लिए आगाह किया, वो नाम था राजकुमार केसवानी। सरकार नहीं जागी, लोग अनसुनी करते चले गए जो वहाँ के आसपास के रहवासी थे। और अगर मैं इस कांड के बाद की बात करना चाहूँ तो एनपी मिश्रा जी, जिनको हमने हाल ही में खो दिया, उनकी मुख्य भूमिका रही थी लोगों की मदद करने में। किस तरह से उन्होंने बाहर, मतलब भारत के बाहर से भी डॉक्टरों की टीम बनाई थी कि किसी भी तरह से लोगों की मदद हो सके। क्या कहना चाहेंगे अमित जी? नहीं जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने केसवानी जी का नाम लिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसमें एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा आगाह किया, हमेशा चेतावनी दी कि जो इतना डेंजरस सब्सटेंस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में रखा है तो भोपाल हमेशा एक खतरे में है। इस बात को आगाह देने के लिए उन्होंने लगातार अपने संचार माध्यम का, अपने अखबार का उपयोग किया था। उन्होंने जब विभिन्न एक्सीडेंट का एक क्रम चल रहा था यूनियन कार्बाइड पे, उसकी बाकायदा रिपोर्टिंग की थी। और घटना के लगभग 2 हफ्ते पहले जो फॉस्जीन गैस का लीकेज हुआ था और फॉस्जीन गैस से एक यूनियन कार्बाइड के वर्कर की मौत भी हुई थी, इसके बारे में उन्होंने जानकारी अपने अखबार के माध्यम से दी थी, उसे जोर शोर से प्रकाशित किया था। तो उन्होंने लगातार यूनियन कार्बाइड द्वारा की जाने वाली लापरवाहियों के संबंध में जनता को आगाह किया, समाज को, सरकार को आगाह किया। और उनका योगदान जो है इस संबंध में अतुलनीय है। और जहाँ तक आपने चिकित्सक महोदय की बात की, तो न केवल हमारे भारत मेमोरियल हॉस्पिटल के चिकित्सक, बल्कि कमला नेहरू गैस राहत हॉस्पिटल के चिकित्सक, जवाहरलाल नेहरू गैस राहत कैंसर हॉस्पिटल के चिकित्सक, इसके अलावा साकर अली हॉस्पिटल के चिकित्सक, और जितने भी गैस राहत के अस्पताल और उनकी यूनिट जो है पूरे भोपाल में खुली हुई है, वहाँ जो डॉक्टर्स रहे हैं उन डॉक्टर्स ने जो है बहुत ही मेहनत से कार्य करते हुए मानवता की सेवा की है। और सभी ने जो है अपने पूरे परिश्रम से, पुरुषार्थ से जितने भी गैस विक्टिम्स हैं उनको अच्छे से अच्छा उपचार उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो वास्तव में आज के दिन उनकी जो आपने स्मृति ताजा की है, वो सराहनीय है। उनको जो है, उनके प्रति हमको नमन करना बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, ऐसा ही एक और नाम है, आपको शायद ये नाम सबके जहन में आज के दिन आया होगा, अब्दुल जब्बार की मैं बात करना चाहूँगी। वो भी अब इस दुनिया में नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कुछ के नाम लोगों के दिमाग पर, यानी कि यादों में ताज़ा हो जाते हैं, और कुछ जो मैंने हमेशा कहा कि तस्वीर के पीछे भी कुछ तस्वीरें, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको याद किया जाता है इस लड़ाई में जो लोग शामिल थे। अमित सर, अगर मैं ये आगे ये पूछना चाहूँ, मैंने एक सवाल भी रखा था बीच में आपसे कि धोखाधड़ी से बचने के लिए किस तरह से सरकार निगरानी करती है? हाँ, ये आपने सही बात कही, क्योंकि जो गैस विक्टिम के जो कंपनसेशन के क्लेम डिसाइड होते हैं उसमें कई मतलब जो उस कैटेगरी में नहीं आते, ऐसे लोग जो कि वो हकदार नहीं थे, ऐसे लोगों ने भी जो गैस राहत के पैसे को, कंपनसेशन को प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप फिर हमें उनकी FIR भी करनी पड़ी, उनके विरुद्ध रिकवरी प्रोसीडिंग भी चालू करनी पड़ी। लेकिन जो जेन्युइन केसेस हैं उसमें ट्रिब्यूनल प्रयास करता है कि न केवल हम ये इंश्योर करें यूनियन गवर्नमेंट की ओर से कि उन्हें जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज हो, इसके लिए जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि केंद्र सरकार ने एक MIS सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया है। और MIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो क्लेमेंट का आधार लिंक बैंक अकाउंट है, तो जब उसके पक्ष में ऑर्डर हो जाता है किसी भी एक्सग्रेसिया अमाउंट का या प्रोराटा अमाउंट का, तो वो अमाउंट डिजिटली जो है वो उसके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है।
और उसे कोई भी अन्य कार्य के लिए ट्रिब्यूनल में आने की जरूरत नहीं होती। तो जो भी हमारे ऐसे गैस विक्टिम्स हैं जो वर्तमान में रीनल फेलियर या कैंसर की बीमारियों से गुजर रहे हैं, उनके लिए जो एक्सग्रेशिया की स्कीम चल रही है, उनके लिए भी यदि उनका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली हो जाता है तो उन्हें कभी भी फिर ट्रिब्यूनल में आने की आवश्यकता नहीं होती और डिजिटली उनके बैंक अकाउंट में फाइनेंशियल हेल्प पहुंच जाती है पीजीएमएस सिस्टम के माध्यम से। और जब उनके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है, हम भी अपने इनफॉर्मल और फॉर्मल रूप से ये प्रयास करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है गैस राहत की, उसके माध्यम से जो कैंसर और रीनल संबंधी जितने भी अस्पताल संचालित हैं, कमला नेहरू हॉस्पिटल है या जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल है या नवोदय हॉस्पिटल है, वहाँ जो इलाज चल रहा है वो प्रॉपरली चले, स्मूथली चले, प्री ट्रीटमेंट हो, टाइमली ट्रीटमेंट हो और उनको जो सहायता पहुंचाई जा सके। तो फाइनेंशियल हेल्प के अलावा भी जो है हम ये प्रयास करते हैं इनफॉर्मली भी कि हम ये परस्यू करें, फॉलो करें कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो मेडिकल हेल्प उपलब्ध कराई जा रही है, वो मेडिकल हेल्प भी जो है गैस विक्टिम्स पर प्रॉपरली और टाइम बाउंड मैनर में पहुंच सके, जिनसे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे बड़े दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी, हमारे साथ अमित निगम जी जुड़े हुए थे, न्यायाधीश हैं ये और डिप्टी कमिश्नर हैं ये गैस पीड़ित कल्याण के। तो जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि अमित जी बता रहे थे कि इस तरह से मदद की जा सकती है लोगों की। भोपाल गैस कांड जिसे 37 साल पूरे हो गए, हर साल आज के दिन बड़ी संख्या में लोग यूनियन कार्बाइड के सामने स्थित गैस पीड़ितों की याद में बनाए गए स्मारक पर पहुंचते हैं और मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं। गैस पीड़ितों की याद में बने स्मारक हर साल आज के दिन चमका दिया जाता है और इसके साथ ही भीषण गैस त्रासदी के जख्म एक बार फिर हरे हो जाते हैं। लेकिन कब होगी उनकी ये सुनवाई, कब होगी उनकी तकलीफ़ें ख़त्म, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी इस दंश को झेल रही है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।